स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पॉलिटी अर्थात जो संविधान है तो उसमें आपके 175 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं और इस वीडियो में 175 के 75 मतलब पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अर्थात अभी तक जितने भी आपके हैं सभी एक ही वीडियो में कवर किया गया है, तो आज इसे भी हम लोग एक वीडियो में ही कवर करेंगे। 175 क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। दोस्तों आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? आवाज़ मिल पा रही है? मिल पा रहे तो एक बार जय हिंद लिखिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। हमारे चैनल पर आपको हर एक प्रकाशन का मॉडल पेपर भी मिलता है, तो चलिए फिर थोड़ा फास्ट ही रहना है, तभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर रची गई है। तो यहाँ पर देखो पंचायती राज व्यवस्था किसमें आता है? आर्टिकल नंबर आपके 40 में, और 40 किसमें होगा? राज्य के नीति निदेशक, जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो भाई शिक्षा का अधिकार किसमें है? आर्टिकल नंबर यहाँ पर 21 के फर्स्ट में दिया है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव को जो रखा दोस्तों किसने रखा था? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किया गया है। तो अल्पसंख्यकों के हित का जो वर्णन है ये दोस्तों किसमें है? अनुच्छेद 29 में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। वेरी IMP क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो देखो आपका पुलिस हो गया, कानून व्यवस्था, जेल, ये तो आपका है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दिया है अर्ध संघीय संरचना, फिर शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, लेकिन यहाँ पर जो शक्तियों जो दिया गया है कौन सा? बी नंबर है प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। तो वही न्याय तंत्र जो आपका है वो दोस्तों स्वतंत्र है, ये किसी के अधिकार में कार्य नहीं करता है, ये स्वतंत्र है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है और देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ही पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो दोस्तों भारतीयों को आर्थिक न्याय जो मिलता है वो किससे मिलता है? तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय के बारे में कहा गया है, अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो सभी को समान वेतन समान कार्य के लिए मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत आयोजन करने का निर्देश देते हैं। तो ग्राम पंचायत कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 40, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बी नंबर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। यहां पर जवाब देना है दोस्तों। वीडियो को भी लाइक करिएगा, है ना। थोड़ा अच्छा लगता है कि इतनी लंबी क्लासें ली जाती हैं और एक ही क्लास में सब कुछ लगभग कंप्लीट कर दिया जाता है, तो कम से कम हमें भी मोटिवेट रहना है कि नहीं रहना है? क्यों भाई? आप लोगों को सोचना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं तो सर को भी मोटिवेट होना चाहिए। जब मोटिवेट रहेंगे, खुशी रहेंगे, तभी तो आपको यहाँ पर लंबी क्लासें मिल पाएंगे, है ना। तो दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग हैं या ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन भी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो यहाँ पर 10 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर दिया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार, जो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। ऑप्शन बने आपका ए नंबर है राय हो जाएगा, ए नंबर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचार जो आता है किसके तहत आता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए आपके मौलिक अधिकार में, क्योंकि संवैधानिक उपचार किसमें है? आर्टिकल नंबर 32 है, और आर्टिकल नंबर 32 किसमें? मौलिक अधिकार में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्ग 1 और वर्ग 2 का मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कि कौन से वर्ग वाले किसमें आपके आते हैं। कुछ इस प्रकार से पॉइंट भी आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें से इस प्रकार से पॉइंट दिया गया है और ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? यहाँ पर ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट हम आपको ऐसे दिखा देते हैं और आपको यहाँ पर आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न जो दिया गया है, प्रभुत्व संपन्न, ये इसमें से क्या हो जाएगा? प्रभुत्व जो संपन्न है वो आपका इनमें से क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा
कि लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार आपका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो प्रजातांत्रिक होता है तो लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष होता है, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है आपकी, तो इसका डी हो जाएगा। भाईचारा देखिए आपका दिया है, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा क्या, एक मतलब बी सी, क्या 2 बार बी हो गया क्या भाई, 2 बार बी सी डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, है ना, फिर इसका ए हो जाएगा, तो बन गया बी सी डी ए, बी सी डी ए। देखिए ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो गया। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो दोस्तों संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया है, तो आपकी प्रस्तावना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किसके एक भाग के रूप में आता है। तो दोस्तों शांति सुरक्षा आर्टिकल नंबर आपकी 51 में होता है, और आर्टिकल नंबर 51 जो आपका आएगा किसमें होगा, तो राज्य के निर्देशक तत्व हो जाएगा, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संबंधित है, अर्थात ग्राम पंचायत पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत एक संविधान के बाद जोड़ा गया, तो दोस्तों ग्राम पंचायत तो पहले ही था आपका, है ना, गोवा मतलब आर्टिकल नंबर 40 तो आपका था, लेकिन जो मुफ्त कानूनी सलाह है, मुफ्त कानूनी सलाह दोस्तों ये जोड़ा गया था 9 नवंबर 1995 को जोड़ा गया था दोस्तों, ये तभी से आपका लागू हुआ था, तो यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए जो सुनिश्चित किया गया है वो किसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, राज्य के निर्देशक में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका है आर्टिकल नंबर आपका 39 के बारे में, 39 में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। तो दोस्तों यहाँ पर कल्याणकारी राज्य जो है आपकी किसमें मिलेगा। चलिए तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बताना है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक बताना है। लेकिन अगर यही ऑप्शन ये हो जाता कि ए प्लस बी, ए और बी दोनों, तो आप लोग क्या बोलते हैं, तब आप लोग बोलते हैं दोनों में, क्यों, क्योंकि हमने आपको एक मॉडल पेपर में या कई बार बताया भी है कि जो संविधान की उद्देशिका है उसमें भी समाजवाद शब्द आपको दिया गया है। समाजवाद का मतलब ही होता है कल्याणकारी राज्य, अर्थात लो लेवल हाई लेवल के अंतर को बराबर करना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर देते हैं, ए और बी दोनों ही कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा ना दिया हो ऑप्शन, तो आपको इसमें से आपको सिर्फ आपको ये वाला लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो दोस्तों संविधान सभा का प्रस्ताव जो सबसे पहले किया था वो थे आपके एम.एन. राय। दोस्तों जिसका भी ऑप्शन आ रहा है क्या, यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एम.एन. राय इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन है। चलिए संविधान सभा के अल्पसंख्यकों के उपसमिति के अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 20 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, एच.सी. मुखर्जी थे दोस्तों। कौन, एच.सी. मुखर्जी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो दोस्तों ये संविधान बनकर जो तैयार हुआ था ये कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। कब, 26 नवंबर 1949, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो आपकी 15 महिलाएं थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो यहाँ पर प्रारूप समिति, अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब हुआ प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस कमेटी में 7 लोग थे आपके, है ना, प्रारूप समिति में कितने, 7 लोग थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो
जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। यह कथन जो आपका है दोस्तों किसका है? तो 25 को ऑप्शन नोट करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर का ये कथन दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान अपनाने नागरिकों की समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, माफ करिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं विचार और अभिव्यक्ति, है ना, सोचने की भी बोलने की भी समानता आपको है। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, बाद में आए हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो लाने का प्रेरित करता है। तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं या आप लोग ऑफलाइन देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए देखिए, यहाँ पर 27 की अगर बात करें, 27 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1949, क्योंकि पारित दिया है, पारित हो या अंगीकृत हो या बनकर तैयार हुआ, सबके लिए एक ही पॉइंट होता है, 26 नवंबर 1949। आगे बढ़िए, कह रहा है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष पूछा गया 28 नंबर। दोस्तों ऑप्शन है आपका डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? चलिए ऑप्शन यहाँ पर 29 नंबर में ऑप्शन डी दे रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर सी भी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि अगर स्टार्टिंग की बात करें कि जो संविधान बना था उस समय आपके थे 1,17,369, इसमें से जो आपका है ये आपका सी होगा। लेकिन अगर वर्तमान के हिसाब से करें, वर्तमान में जैसे कि आपका 25 भाग हो गए हैं, है ना, 25 भाग हो गए हैं, तब इसमें से क्या हो जाएगा 1,46,000। अब जो आपके वर्ड हो गए हैं वो आपके 1,46,385 इतने वर्ड हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले के हिसाब से जब बुक बनी थी, मतलब कह सकते हैं जब संविधान बना था, उसी के अनुसार से इसका जो ऑप्शन सही किया गया है वो आपका सी सही किया गया दोस्तों, इस हिसाब से। अब जो आपके हैं 1,46,385 ये हैं, यहाँ पर एक 20 के ऊपर क्रॉस हो गए हैं, 1,46,385 हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखा गया था दोस्तों 2 वर्ष से अधिक किन 3 वर्ष से कम अवधि में। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान को माना गया है। दोस्तों बताइएगा, भारतीय संविधान को माना गया है तो दोस्तों ये कैसा है? तो 31 का ऑप्शन है आपका कि रूप विधान में संघीय है और भावना में क्या है, एकात्मक है। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से एक भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे दिया गया है। तो देखो ये एक लिखित संविधान है, ये सही दिया है। यह अनुमेय अर्थात इसे संशोधित किया जा सकता है, ये भी सही दिया है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है कहीं ना कहीं, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य की भी विभाजित है, ये भी है। लेकिन देखो डी दिया है, कह रहा है इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जाता है। दोस्तों राज्यपाल से नहीं होता दोस्तों, याद रखिए, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य आपके कौन से हैं? दोस्तों सबसे पहले कहां हुआ था? राजस्थान, फिर इसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 35 नंबर में हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़ाया भी है, जैसे आपका नागालैंड है, मिजोरम है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था आपके बलवंत राय मेहता के द्वारा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किया है? वही क्वेश्चन आपका है बलवंत राय मेहता हो जाएगा, डी नंबर। अगला है कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का परामर्श होना आवश्यक है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 2/3, जैसे कि आपका लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सब में 2/3 होता है, ऐसे इनमें भी 2/3 होना आवश्यक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? दोस्तों पंचायती राज संस्था में आपको बताया गया है त्रिस्तरीय पंचायती में, जो कि आपका ग्राम पंचायत गाँव के लिए होता है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सहकारी संस्था दिया गया 39 नंबर में।
देखिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नया पंचायत, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था नहीं होती है। ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, ये ग्राम सहकारी संस्था आपकी नहीं है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा कब मनाते हैं। तो दोस्तों आपकी 24 अप्रैल को मनाते हैं। 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था। दोस्तों पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया, यहाँ पर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। दोस्तों 42 का ऑप्शन हो जाए आपका, ये है रजनी कोठारी। किसने, रजनी कोठारी ने कहा, ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला दिया गया है कि किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा आपसे किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। चलिए 43 की अगर हम बात करें तो दोस्तों हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मूल संविधान, क्या दिया है, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों ये बताइएगा मूल संविधान में जिला शब्द का जो उल्लेख है वो आपके कौन से अनुच्छेद में है। 44 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कि मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर दीजिएगा 200। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। दोस्तों ये बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो आपके कौन होते हैं 45 नंबर में। तो 45 में देखिए कह रहा आपसे कि पंचायत क्षेत्र, क्या दिया है, कह रहा आपसे पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क, मतलब जो पंजीकृत होते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। यहाँ पर देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा गया है। तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर है, फातिमा बीबी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नौ सृजित उच्च न्यायालय आपको बताना है, नौ सृजित उच्च न्यायालय दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर 48 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेघालय, मणिपुर और आपका त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है 49 नंबर में दोस्तों। तो देख सकते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका है, सबसे ज्यादा न्यायाधीश आपको इसी में है। तो आपको जवाब देना यहाँ पर बी नंबर है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको मॉडल पेपर में भी आपको सॉल्व करवाया था, देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पटवारियों अर्थात लेखपाल के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। चलिए दोस्तों हमने बताया था जो लेखपाल की तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा। कुछ टॉपिक होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हमेशा हर एक एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 की अगर बात करें तो ऑप्शन देखो सी हो जाएगा, तहसीलदार। क्या हो जाएगा, जो लेखपाल के कार्य की देखभाल है ना या देख रेख में होते हैं वो आपके तहसीलदार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भू अभिलेखन रिकॉर्ड का जो रख रखाव होता है वो कौन जिम्मेदार होता है। तो ये जिम्मेदार होता है पटवारी अर्थात लेखपाल। जो पटवारी होता है या लेखपाल होता है, तो जो भू अभिलेख होते हैं रिकॉर्ड वो आपका पटवारी अर्थात लेखपाल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। अगर वो जिला न्यायाधीश से संतुष्ट नहीं हुआ है उसके न्याय से, तो वो फिर क्या करेगा भाई, ऐसी स्थिति में वो उच्च न्यायालय जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा दोस्तों। जब जिले में नहीं उसको मिलेगा तो वो आपके हाई कोर्ट में पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है। जिला प्रशासन का दोस्तों मुखिया कौन होता है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा कौन, डीएम होता है, डीएम है ना, जिसे हम लोग आईएएस कह देते हैं, डीएम होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिला अधिकारी कौन होता है। जिला अधिकारी कौन होता है दोस्तों, वही आपका आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है, आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां जो आपकी प्रदान है दोस्तों वो आपकी केंद्र को ज्यादा प्रदान है। तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान दी गई है। कौन सी विशेषता समान दी गई है। तो दिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये तो आपका सही है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, है ना। और फिर दिया गया है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है,
फिर दिया गया है उच्च सदन में कुछ मनोनीत। अच्छा देखो यहाँ पर समान की बात कर रहा है, समान है और समान है वो आपकी कौन सी, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की जो शक्ति है ये समान है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका केवल थर्ड जो आपका है ये चीजें आपकी समान है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो आपका है पॉकेट वीटो वाला ये समान है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर केवल थर्ड बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की जो संस्था है वो आपकी कौन सी है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की जो संस्था है वो आपकी कौन सी है। 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पंचायत होती है। कौन होती है, पंचायत दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। तो दोस्तों ये बताइए ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर होता क्या है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। क्या होती है, पंचायत समिति होती है। और जिन लोगों ने लेखपाल की तैयारी किया होगा दोस्तों उनको बिल्कुल से चूरन लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले से इतनी मेहनत कर लिया है ना। तो ये बिल्कुल आपको चूरन लग रहे होंगे जो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हमने बताया था कि पॉलिटी में आपके कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं जो लेखपाल को पढ़ना ही पढ़ना है, अदर वाले एग्जामों वालों को पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। मतलब पंचायती राज प्रणाली को जो दिया गया है वो संशोधन के रूप में है। तो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 92 में हुआ था, जो कि 73वां हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया था वो कितना दिया था। तो दोस्तों 50%, क्या 50% इसको बताना है दोस्तों, 33 नहीं बताना है। यहां पर दिया है 27 अगस्त 2009 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज, जो पंचायती राज हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण आपका 50%। ऑप्शन अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय पंचायती में से एक आपका नहीं है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ग्राम पंचायत है, आपका पंचायत समिति है, जिला परिषद है, लेकिन नगर परिषद आपका नहीं आता है दोस्तों। ये शहरों से जुड़ा हुआ है, नगर परिषद आपके शहरों से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी, अर्थात 2018 में कितने साल पूरे हो गए थे। तो दोस्तों ये आपके हो गए थे 20 आपके पूरे हो गए थे। तो अब यहाँ पर जोड़ना है तो आप लोग 18 में आप लोग जोड़ सकते हैं, 18 2 20 और 2 और जोड़ दोगे तो भी यहाँ पर कहोगे कि इनमें आप जोड़ सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़िएगा कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो उपलब्ध है दोस्तों, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण दोस्तों 63 नंबर में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पंचायती राज निकायों में है, किसमें, पंचायती में भी मैंने बताया था 50% है ना, तो पंचायती राज में है, अदर किसी में आपका नहीं है कि उनके लिए आरक्षण हो। अगला है जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, कह रहा है जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है तो किसकी सहायता के लिए, किसके लिए होता है दोस्तों। 64 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखो दिया है जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता के लिए, जिले के समस्त अधिकारियों के सहायता के लिए होता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि जिला अधिकारी जिले का शासन जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता के लिए है, सहायता से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है दोस्तों। तो देखो क्या है, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा, भूमि व्यवस्था जैसे मापन खसरा खतौनी में रख रखाव की वसूली करना, नागरिक सुरक्षा व सभी को विकास के समान अवसर देना, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिले में प्राथमिक शिक्षा की दोस्तों जो व्यवस्था करते हैं वो करते हैं कौन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, जिले में परिवार कल्याण के जो कार्य करवाता है दोस्तों ये तो आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पर परिवार कल्याण का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था का देखता है, जिले में माध्यमिक विद्यालय अब आपको मिल गया है माध्यमिक विद्यालय, इसकी व्यवस्था को कौन देखता है दोस्तों, तो ये आपका जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक। माध्यमिक दिया है ना, प्राथमिक नहीं दिया है। अगर प्राथमिक और माध्यमिक एक लगाओगे तो फिर मतलब क्या रहेगा क्वेश्चन का, यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिला न्यायालय का प्रमुख होता है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। तो दोस्तों जिला न्यायालय का होता है जो जिला न्यायाधीश होता है, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद जो आपका आया था या सृजित हुआ था वो किस वर्ष सृजित किया गया था। अभी क्वेश्चन आपको मिला था है ना, किसके समय में, तो आपका 1700
1772 में, 1772 जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कलेक्टर का पद आया था 1772 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य जो करता है कौन करता है। मतलब जिला स्तर में जो राज्य सरकार की आंख है, कान है, भाव है, इसका कार्य दोस्तों कौन होता है, तो ये जिलाधीश होता है या जिलाधिकारी होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटी का ही है दोस्तों, ये सब पॉलिटी का है और पॉलिटी में आपको सब चीज़ें दी गई हैं तो आपको मिल रहा है, क्या करोगे। चलिए, आपने लेखपाल में पढ़ा होगा, इसमें पढ़ना पड़ रहा है। देखो, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं। कह रहा है आपसे, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर नहीं शब्द आपका होगा नहीं। हाँ, ये जो आपके होते हैं विदेशी ऋण होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति से होता है। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करते हैं, राष्ट्रपति की सलाह से होता है, तब हम लोग यहाँ पर इसका भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है साकरिया आयोग मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सरकारिया आयोग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र और राज्य का जो संबंध है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो आदेश देता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं सी नंबर उत्प्रेषण कहा जाता है। मतलब कोई भी मामला अगर निलंबित किया गया है, लंबित किया गया है और उसको आगे के लिए आदेश देना है तो आपका उत्प्रेषण होता है। कुछ क्वेश्चन और आपके कठिन बचे हैं, अब आपके सरल आने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन आपके कठिन हैं लेकिन अब आपको यहाँ पर सरल आने वाले हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाता है जब तक वह कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन वकील रहा हो। तो भाई वकील दिया है और वकील कितने वर्षों को होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 10 वर्ष होना चाहिए। अगर 10 वर्ष वकील नहीं रहा है तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। तो 10 वर्ष वकील हो या 5 वर्ष क्या होता है, मतलब कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त पात्र बनने के लिए जज को उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 5 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में दिया है तो न्यायाधीश होता है 5 वर्ष, वकील होता है 10 वर्ष। आगे बढ़िएगा कि राजमन्नार समिति का सुझाव था कि, राजमन्नार समिति का जो सुझाव था दोस्तों क्या था, तो कह रहा है वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित होना चाहिए, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। यहां पर आपका जो दिया है ए और बी दोनों सत्य दिए गए हैं। आगे बढ़िएगा कि राज्य में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, राज्य में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं दोस्तों, इसमें कोड दिया गया है। तो देखो यहां पर 78 वाले में तो दिया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा कि भारत में केंद्र राज्य जो संबंध होता है इन सभी पर क्या करते हैं, देखते हैं, अर्थात उस पर फोकस करते हैं या इन पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। तो दोस्तों जो संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्ति का बंटवारा है तो ऐसा संशोधन विधेयक जब पारित होता है किस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि की उपरांत होता है। इसका ऑप्शन डी होगा, नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात कि निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। 80 को ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव होता है, दृढ़ दलीय अनुशासन होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दिया है केंद्र और राज्यों की वित्तीय निर्भरता होती है ना, क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, अर्थात ये सभी उत्तरदायी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच वितरित होता है। मतलब कह रहा है कि ये केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, एकत्र किया जाता है, लेकिन वितरित होता है राज्यों और केंद्र के बीच दोस्तों 81 नंबर में। तो ये होता है कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी जो आपके आय होते हैं, कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी आय में आपका ये फॉलो
होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर, अधिकतर दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के अनुसार ही जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है वो भारत सरकार 1935 के तहत ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में दर्शाता है। तो आपका संघ और राज्य के बीच जो विधायी कह सकते हैं संबंध है, ये भाग और अध्याय कौन सा है दोस्तों? 83 नंबर में ऑप्शन है आपका भाग 2 और अध्याय 1, भाग 2 अध्याय 1। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 84 में। तो 84 में देखिए दिया गया है इंद्रजीत गुप्ता समिति, है ना। लेकिन जो सरकरिया आयोग है, राजमन्नार है, पुंछी आयोग है, ये सभी भारत संघ में राज्यों से संबंधित हैं, अर्थात संघ राज्य संबंध से हैं। ऑप्शन से हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरकरिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। जो सरकरिया आयोग था ये गठित हुआ था किसके लिए हुआ था दोस्तों? 85 नंबर में ऑप्शन आपका डी नंबर है, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, देखो जो लोग डर गए वो डर गए, लेकिन हमने बताया कि क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, तो चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो और 5-6 क्वेश्चन पढ़ोगे ऑटोमेटिक रट जाएगा। तो क्लास में बने रहिए, क्वेश्चन रट जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक सरकरिया आयोग की संस्तुति में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है 86 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि सक्रिय राजनीतियों का राज्यपाल नियुक्त ना किया जाए, तो ये तो आपका है, मतलब सक्रिय राजनीतिज्ञों का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, राज्य सरकारों द्वारा किए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। यहाँ पर देखो ऑप्शन सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। ये कह रहे हैं कि सरकरिया आयोग की संस्तुति में सम्मिलित नहीं है। कौन सा? ये वाला सम्मिलित नहीं है। अदर चीजें जो आपकी हैं वो सम्मिलित रही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अदर जितनी भी लिखी हैं इनका मानना रहा है सरकरिया आयोग का कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन ये चीज इनमें शामिल नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है दोस्तों, तो यहाँ पर 87 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, सदन के दोनों सदनों में। किसको? सदन के दोनों सदनों में, ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़िए कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन का चक्र माना जाता है? संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र वैसे हो जाएगा, चकचक्र दिया है, यह माना जाता है। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सही नंबर है, न्यायपालिका। न्यायपालिका इसका हो जाएगा, न्यायपालिका। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मतलब संतुलन चक्र होना चाहिए वहां पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व आपका है? एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व जो होता है दोस्तों, अध्यात्मात्मक देखो दिया है, अध्यक्षात्मक दे दिया गया है, तो 89 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, एकल कार्यपालिका। क्या है? एकल कार्यपालिका। क्योंकि आपके यहाँ पर कैसी है, तो एकल कार्यपालिका मतलब कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं है? चलिए क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं है, ये पूछा है। 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके भारत में दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये किसने कहा था? भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, ये कहा किसने था दोस्तों? यहाँ पर डी हो जाएगा, के.सी. व्हीलर ने। किसने? के.सी. व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण क्या था? तो दोस्तों संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण जिनमें था वो था दोस्तों, याद रखिए कि इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है, कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा कि देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण इसे स्वीकार किया गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है दोस्तों,
तो यहाँ पर देखिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, मतलब यहाँ पर जो आंसर है आपका पहला ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। हम लोग राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, वंशानुगत नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होता है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में दोस्तों सम्मिलित कौन होते हैं? 94 नंबर में जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए जो तंत्र है, और आपका विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? दोस्तों 95 में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संविधान द्वारा ही होता है। अगला, लोकसभा में गुजरात राज्य की जो सीटें आवंटित है वो कितनी है? चलिए अब तो आपको क्वेश्चन सरल मिलेंगे, है ना। अब क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो सरल मिलेंगे। अभी तक काफ़ी मेहनत आप लोगों ने कर लिया है, अब आपको यहाँ पर सरल क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद धनाधन तरीके से अब धुआं करना है, क्योंकि क्वेश्चन अब आपके यहाँ पर पढ़े लिखे मिलेंगे, है ना। तो चलिए, लोकसभा में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित है दोस्तों? 96 में। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर 26 सीटें। कितने? 26 सीटें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों कितने? 90 होती है। कितने? 90 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 97 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर इसके राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व आया था। कब आया था? चलिए, उत्तराखंड जो आया था दोस्तों ये 9 नवंबर सन 2000 को आया था। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया था? तो पुनर्गठन हुआ था आपके 1956 में। ऑप्शन क्या हो जाए आपका? डी नंबर। मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मिला है। अगला है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों 100 का ऑप्शन बी हो जाए आपके 1972। कब? 1972 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा पॉइंट आपका है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद का निपटारा करवाता है, यही इसकी समानता है। यही इसकी क्या है? समानता है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर डी नंबर, नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में रही है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध रहे हैं वो आपकी रिपोर्ट कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर देखो राजमन्नार कमेटी हो गई, है ना, साकरिया हो गया, और इसके बाद कौन सा है? आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। मतलब 1 2 3 जो आपके ये सही हैं, लेकिन ऑप्शन आपका जो 4 दिया है ये इसमें शामिल नहीं है। तो आपका 102 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर 1 2 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग के केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत किया है? दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो राजमन्नार आपके थे और कौन थे? साकरिया थे। तारकुंडे समिति नहीं थी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता होती है वही पॉइंट में कह रहे हैं सही, तो मतलब ये सभी पॉइंट सही है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का स्वयं चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। व्यवस्थापिका है ना, तो इसको क्यों भंग करेगा? क्योंकि वे व्यवस्थापिका तो आपके यहाँ से, तो इसका मतलब उनमें से सभी पॉइंट आपके हैं। आगे बढ़िएगा, भारत में संघीय व्यवस्था किसने ली गई है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था दोस्तों आपकी ली गई है कनाडा से। कहाँ से? बी नंबर, कनाडा से। अगला दिया गया है नीचे 2 वैकल्पिक दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है 106 नंबर में। तो चलिए 106 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा आपसे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। बिल्कुल सही है, देखने में तो संघीय तो आपके है ही है ना, मेन पावर होता है संघ का। अगला, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, तो पूरी तरीके से तो केंद्रीकरण आपका है नहीं है। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन इसका बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा मत वृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? अर्थात ऐसा कौन सा आपका वृहद रूप है जो भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है?
107 का ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, अर्थात भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, उपरोक्त में से सभी इसका हो जाएगा क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है साकरिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 108 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, केंद्र राज्य से है। अगला है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार जो प्राप्त होता है ये किससे होता है। ये जो प्राप्त होता है दोस्तों भारतीय संविधान में है, वर्णन किया गया है, तो भारतीय संविधान से ये प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर है। अगला, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो दिया गया है वो किस आर्टिकल में है। दोस्तों 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का जो संघीय 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद हैं जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद जो 45 है और अनुच्छेद 46 है, ये संविधान के जो आपका केंद्र और राज्य हैं इनमें से शक्तियों के वितरण को नियमित करते हैं। 46 और 47 कितना, 245 और 246, 245 246। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो संघीय राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़िएगा, संघात्मक सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है। चलिए, ऐसा लगता है कि एक ही टॉपिक भर दिए हैं, है ना। अब यहाँ पर एक ही टॉपिक से सब क्वेश्चन लगभग दे रहे हैं। अब तो क्वेश्चन आ जाओ थोड़ा सा भला। चलिए, थोड़ा शायद अब बचे हैं जो अब आपके सरल आने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखो दिया है संघात्मक सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है। 113 नंबर में तो देखो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, पूरा क्वेश्चन केंद्र राज्य संबंध से दे दिया है। चलिए, संघात्मक शासन में पाया जाता है दोस्तों, संघीय शासन में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर 114 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ए और बी दोनों सही है, अर्थात संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित व कठोर संविधान है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण नहीं है 115 में, तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है केंद्र राज्यों की मध्य शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका लेकिन एकहरी नागरिकता। दोस्तों यहाँ पर देखो संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। अब तो ये भी सही हो जाएगा, ए बी सी डी सब सही होगा क्योंकि एकहरी नागरिकता है ना। अब पूरे भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है दोस्तों। पहले आपकी दोहरी नागरिकता थी लेकिन अब तो एकहरी नागरिकता है, तो आपके हिसाब से इनमें से ऑल टोटल होना चाहिए, ऑल टोटल संघीय लक्षण में यहाँ पर ऑल टोटल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंत्र ढांचे में नहीं ढाला गया है। कह रहे निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंत्र ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 116 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर, अर्थात वी आर अम्बेडकर की इसका आंसर राइट हो जाएगा। जो किताब में दिया है तो किताब सॉल्व करा रहे हैं तो वही तो हम पढ़ाएंगे ही भाई। कह रहा है भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में दोस्तों क्या है, भारत में है क्या, तो दोस्तों भारत में है क्या, यहाँ पर एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता यहाँ पर देखिए क्योंकि भारत में कैसी एकहरी नागरिकता इसलिए भिन्न है। और अदर जगह क्या था, तो अदर जगह भाई लिखित संविधान तो वहां पर कह सकते हैं वहां भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संघवाद बल देता है, यहाँ पर भारतीय संघवाद बल देता है किस पर। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो जवाब बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका 118 का ऑप्शन बनेगा, आपका डी नंबर है, राष्ट्र की एकता पर बल देता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है शून्य काल का अर्थ क्या होता है। शून्य काल का अर्थ, चलिए अब थोड़ा सा रास्ता इजी मिल गया है। चलिए देखो दिया है शून्य काल का अर्थ क्या है 119 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि पूछा गया। 120 नंबर जल्दी से लॉक करिए भाई। चलिए
देखिए 120 का ऑप्शन आपका ए नंबर 1 माह होती है। कितनी? 1 माह होती है दोस्तों। जब कोई निजी विधेयक पेश करना होती है तो इसके लिए आपकी 1 माह होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में 171 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोस्तों निर्वाचन दिया गया है और निर्वाचन होगा तो कितना होगा? 543 सीटों का होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत कितनी है? तो आपका 552 हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी नंबर 552। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं? दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? तो आपकी 131 सीटें। कितनी? 131। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? चलिए अब आपको सरल मिल गया है ना। अब सरल मिल गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग जल्दी से, और इसके बाद धुआं धुआं करिए जल्दी जल्दी। चलिए तो देखो यहां पर आपका जो आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा। क्या राइट आंसर यहां पर दिया है? कितने लोकसभा का है? तो लोकसभा का आपका 5 वर्ष होता है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर पूछा है तो आपका जीवी मौलंकर थे। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अध्यक्ष कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को बताना है जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो ये आपके हैं कौन? तो आपके जाखड़। कौन? डॉक्टर बलराम जाखड़। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो लोकसभा में पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? 129 नंबर में। तो 129 की अगर बात करें, कह रहा है इन शक्तियों में से एक है। कह रहा है संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल। देखो राज्यसभा दिया है ना, तो देखो हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन बनाते हैं यहाँ पर सी वाला कि यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। बस सुझाव दे सकता है लेकिन कर नहीं सकता है दोस्तों, सुझाव सिर्फ दे सकता है। ये पॉइंट आपका हो जाएगा सी नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम लोकसभा वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका नोट करिएगा। यहाँ पर 130 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ये आपकी 13 मई 1952। 13 मई 1952 ऑप्शन में आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? लोकसभा दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर 25 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 132 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 132 का ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आपके 6वें नंबर के थे। कौन? 6वें नंबर के थे। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपके जो मुर्मू जी, वो कौन सी नंबर के हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 ये कहा गया है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई, क्षमादान, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी के कमेंट आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया है श्री रामनाथ कोविंद भारत की कौन से हैं? तो 134 नंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 134 में? तो जवाब हो जाएगा आपका 14वें के। तो आपकी मुर्मू जो हो जाएंगी 15वें की हो जाएंगी। जो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन से नंबर की? 15वें की हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आगे बढ़िएगा कि भारत में राष्ट्रपति, अब वही चीज आपका दिया गया है, आगे बढ़ाइए। चलिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 136 का ऑप्शन आपका सी नंबर 5 वर्ष का होता है। अगला दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणिक मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा दिए गए मतदान से चुना जाता है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि 137 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो जो आपके कौन राष्ट्रपति हैं और आपके कौन है उपराष्ट्रपति हैं, इनमें से दो ही लोग मात्र हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को यहां पर कह सकते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से ये चुने जाते हैं। तो केवल फर्स्ट और सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य तो होते नहीं हैं। जब राज्यसभा के होते नहीं तो ऑप्शन आपका ये नंबर लॉक कर देना है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? 138 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आप बार बार पढ़ रहे हैं। आगे बढ़िएगा कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? चलिए ये भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जेल भी गए थे। 139 का ऑप्शन दोस्तों बनेगा ए नंबर वीवी गिर है। कौन है? वीवी गिर जो ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का
प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। मतलब ये जो दिया है आर्टिकल नंबर 249 में, ये जो शब्द दिया गया है पूरा, वो आर्टिकल नंबर 249 में दिया गया है कि राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ये आर्टिकल 249 में है। आगे बढ़िएगा कि अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 108 दोस्तों, 108 हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में जो वोट डालने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, तो आपके स्पीकर के पास होता है। ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 को मध्यरात को नियत से वादा अर्थात ट्रस्ट विद डॉक्ट्रिन शीर्षक भाषण कहां से दिया था। दोस्तों 143 को ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका संसद जो कि संविधान से दिया था दोस्तों, याद रखिए इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 1947 की बात हो रही है, 1923 में मत पहुंच जाइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी की नदी तट में होकर ये आपका 47 का समय दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वीवी गिरी भी रहे हैं, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी रहे हैं, वीडी जत्ती भी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं रहे हैं, बी नंबर। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप दे सकते हैं। दोस्तों ये त्यागपत्र सौंप देंगे उपराष्ट्रपति को, भी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है किसके पास होती है। अर्थात कोई भी जनजाति को अगर संरक्षण देना है तो उस क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, नामित किए जाते हैं, 12 होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो शामिल किए गए थे 10। कितने, 10 शामिल किए गए थे, लेकिन अब कितने हैं, तो अब आपके वर्तमान में 11 हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2019 तक उपबंध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान के हिसाब से हो गया है ना, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 11। इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 के फर्स्ट को संविधान में निम्नलिखित के द्वारा शामिल किया गया था। तो 51 का ए जो आपका है दोस्तों, ये शामिल किया गया था आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं दोस्तों, कितने मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, वर्तमान की बात हो रही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, तो ये सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा स्वर्ण संघ समिति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, और मौलिक कर्तव्य नहीं है तो दोस्तों यहां पर दिया है चुनाव, मतलब लोक चुनाव में वोट डालना, है ना, तो ये वोट डालना कोई ये मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य का निर्देशक सिद्धांत या निर्देशक तत्व नहीं है 155 नंबर में। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा कह रहा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये निर्देशक में आपका नहीं है दोस्तों। यहां पर देखिए मद्य निषेध, गौ संरचना ये है, लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल नंबर 21 के फर्स्ट में दिया गया है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय या जबरदस्ती मजदूरी कराने में है, तो कोई मनुष्य की अगर क्या होती भाई, यहां पर जो आर्टिकल नंबर आपका 23 है, कौन सा 23 बताना है दोस्तों, यहां पर 56 का ऑप्शन ये बताना है। 23वां जो आपका था आर्टिकल नंबर जो 23 है उसमें मानव के दुर्व्यापार, है ना, अर्थात क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने वाला इसमें है। लेकिन अगर बच्चों वाले की बात कर देता, बच्चों का शोषण जो हो रहा है बच्चों के लिए पर्सनल, तो वो आपका 24वें हो जाता कि कारखाने या खतरनाक काम में। ठीक है, आगे बढ़िएगा।
कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन में आपका आर्टिकल नंबर 14 जो है ये आपके विधि की समझ समानता प्रदर्शित करता है नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण को देता है। अर्थात मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर आपके देखिए 29 और 30 में यहां पर दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण और अल्पसंख्यकों को अपने ही तरीके का जो विद्यालय खोलने यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है। यहां पर आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। 59 में कह रहा है कि कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो चलिए, कह रहा है बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, तो इससे क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर दिया इसी नंबर, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 59 में वो आपका सही हो जाएगा कि कौन सा उदाहरण संविधान की स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो ये इसमें आपका नहीं है, ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये उच्चतम न्यायालय होता है, याद रखिए ऑप्शन में आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संसद का कार्य नहीं है। कौन संसद का कार्य नहीं है 161 नंबर में। तो चलिए देखो दिया गया है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद की जिम्मेदार है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन देखिए डी नंबर आपको जो दिया है ये गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, तो जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है, मतलब जितने मंत्री होते हैं उनका 2/3 होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मंत्री पद जिसको दिया गया है, सिर्फ मंत्री पद वालों को जरूरी नहीं है, जितने भी सदस्य होंगे लोकसभा राज्यसभा के सभी लोग मिलकर ही 2/3 से पारित करेंगे। अर्थात ये गलत दिया है। अदर जो भी पॉइंट दिए वो आपके सही दिए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए। तो दोस्तों लोकसभा है तो आपको बताना है कितने, तो आपके यहाँ पर 25 बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए तो 25 वर्ष आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो अधिक से अधिक जब पूछ ले दोस्तों तो आपको बताना है यहाँ पर 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। अगला है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन आपका सी नंबर है। अगला है भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 66 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी, डी हो जाएगा। अगला है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से अगर इस्तीफा देना है तो भैया उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति को दे देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन से राष्ट्रपति कहाँ गए, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो दोस्तों होता है वो होता है आपका देखिए अनुच्छेद 66 के तहत होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, है ना। और ये जब आपके कह सकते हैं उपराष्ट्रपति थे तब इन्हें भारत का पुरस्कार भी दिया गया था, भारत रत्न। इसके बाद ये फिर राष्ट्रपति भी आपके बने थे ना, तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में मनोनीत राज्यों की सदस्यों की कुल संख्या पूछा गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 12 होती है। अगला, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3। क्या 1/3 हो जाएगा। अगला दिया गया है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको होता है। तो आपके राष्ट्रपति को होता है। और इसी के साथ क्लास भी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने 1 घंटे में देखो 1 घंटे में 175 प्रश्न आपने कवर किया है, जो कि काफ़ी कठिन के लेवल भी थे। मतलब अभी स्टार्टिंग में और लास्ट में सरल क्वेश्चन थे, लेकिन बीच में जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले थे, टाइम ज़्यादा लग रहा था और आप लोग भी समझ के जवाब दे रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए कम समय में बेहतर रिवीजन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे आप लोग ऑनलाइन हो, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।